देना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको फतह अता की। आर्मी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुकूमत एक पेज पर नहीं है। मेरा स्टैंड बहुत सख्त था, मगर चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, इन्होंने ज़ाती तौर पर मुझे कहा और इस इशू को रिजॉल्व करने में मदद दी। अस्सलाम वालेकुम। इंकलाब पाकिस्तान में कैसे आएगा? बहुत से लोगों का ख्याल है पाकिस्तान में कभी इंकलाब नहीं आएगा। जिस कौम में 16-18 घंटे बिजली की बंदिश हो, पानी दस्तयाब ना हो, महंगाई बेपना हो, 50-60 हज़ार लोग 10-11 सालों में मारे जा चुके हों, 1.5 लाख फ़ौज जो है वेस्टर्न बॉर्डर्स पे लड़ रही हो, ईस्टर्न बॉर्डर्स पे वो बीजेपी की एक ऐसी हुकूमत है जो इंतहापसंद हिंदुओं की हुकूमत है। कौम मज़े से बैठी है, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, लॉलेसनेस भी है। पुलिस जो है सड़कों पे खड़े होकर 10-12 लोग मार जाती है, कोई पूछता नहीं है। कहते हैं बस ऐसे एक इंसिडेंट हुआ है। अपोजिशन वाले बेवकूफ़ लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं कि किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ऐसी जगहों पे इंकलाब की तवक्को रखना बिल्कुल अब से। मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ जिनका ख्याल है कि पाकिस्तान में इंकलाब नहीं आएगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब वो कनाडा से बहरहाल तशरीफ़ लाए थे एक दफ़ा पहले। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान में इंकलाब आएगा। आज दोबारा तशरीफ़ लाए हैं और फिर वो कहते हैं कि इंकलाब आएगा। वो इंकलाब की सोच उनकी क्या है ये मालूम नहीं है, लेकिन आज सारा दिन जो इवेंट्स हुए इस्लामाबाद पे एयरपोर्ट के इर्द गिर्द रोड ब्लॉक करने के बाद, जिस तरीके से आंसू गैस की शेलिंग करके लोगों को परेशान किया गया, जिन लोगों ने सवार होना था जहाज़ों पे जो कुछ उनके साथ रुसवाई हुई, और एमिरेट्स के जहाज़ के साथ जो कुछ हुआ, और 4-6 घंटे जो पाकिस्तान की जग घंसाई हुई, वो सारी चीज़ें देख के एक चीज़ का इंकलाब तो ज़रूर है कि हम दुनिया में इंतहा से ज़्यादा एम्बैरसिंग पोजीशन में खड़े हैं। ये इंकलाब बहरहाल एक मौजूद है। लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ख़ुद जो हैं वो उसके बाद गवर्नर पंजाब, जिनके साथ उनके ज़ाती मुरासम भी थे, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है गवर्नर पंजाब, तो उसके साथ उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब हुकूमत की सिक्योरिटी पे तो यकीन नहीं है। उनके साथ वो एक बुलेट प्रूफ कार के ऊपर सवार होकर, जो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी है, अपनी गाड़ी पे बैठूंगा, अगर पंजाब हुकूमत ने मुझे मारा तो मेरे साथ ये भी शहीद हो जाएंगे। तो वो उस पर बैठ के सवार होकर चले गए। और अभी बड़ा जोशीला खिताब भी अपने वो कारकुनों से कर रहे थे। उनके कारकुन भी जोशीले थे और आज उन्होंने पुलिस वालों की बहुत ठुकाई की। जिस तरीके से पंजाब हुकूमत ने ज़्यादती की थी और 10 से 12 पाकिस्तानी शहरियों का सीधे गोलियां मार के कत्ल किया था। ख़ुद शहबाज शरीफ का कहना था इनोसेंट सिविलियंस वर किल्ड। तो इनोसेंट सिविलियंस के कातलों को अभी तक पकड़ा नहीं है उन्होंने। 40-50 बंदे वो हैं जिनके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, पेट, सीने, गर्दन में गोलियां लगी हुई हैं, औरतें भी शामिल हैं। तो उनका जवाब अभी पंजाब हुकूमत ने देना है। लेकिन आज जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के कारकुन थे, शायद उनको गुस्सा था उस 17 जून और 18 जून के वाक़यात का। उन्होंने आज पुलिस वालों के साथ वही ज़्यादती की, जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था। जिस तरीके से फ़्लाइट को डाइवर्ट किया गया, डॉक्टर साहब उसे हाईजैक कहते हैं, लेकिन ये भी एम्बैरसिंग एक पोजीशन थी कि 250 पैसेंजर है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, इंटरनेशनल एयरलाइन है, आपने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर उसको 4-6 घंटे जाकर फंसाई रखा है। तो ये तरीका मुझे तो समझ नहीं आया कि पोलिटिकल गवर्नमेंट इसको किस तरीके से हैंडल कर रही थी, क्योंकि एक डिक्टेटोरियल रिजीम में इस तरह की पाकिस्तान में मिसालें मौजूद हैं। एक वाक़या वो है जब 12 अक्टूबर 99 नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के त्यारे को कराची से हैदराबाद डाइवर्ट किया था और राना मकबूल मुंतज़िर थे कि जनरल साहब आएंगे तो मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करूंगा। तो जनरल साहब को भी मालूम था, वो तैयारी करके गए हुए थे, उन्होंने लैंड करने से इनकार कर दिया। बाद में उन्होंने प्लेन हाईजैकिंग का केस भी बनाया था जिसे अदालतों ने ख़त्म कर दिया। शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्होंने वापस आने की कोशिश की क्योंकि जावेद हाशमी जेल में थे, बड़े हीरो बने हुए थे। उनका ख्याल था कि उनके हालात ख़राब हो सकते हैं तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब वापस आए तो प्रिंस मकरन उनको जहाज़ की सीट से बांध के वापस ले गए थे। वो डिक्टेटोरियल रिजीम था। आज सिविलियन सेटअप के अंदर ये काम हुआ है। हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि हमारे साथ इस वक्त कौन से गेस्ट हैं। राना मशहूद अहमद खान साहब, वज़ीर कानून पंजाब साहब, वो हमारे साथ इस वक्त रेडी हैं। पहले उन्हीं से पूछते हैं। राना मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आप हमें दिन में भी ज्वाइन करते रहे, और बल्कि बड़ा एक कलीदी लिंक था, क्रूशल लिंक था जो राना मशहूद, गवर्नर पंजाब, गवर्नर सिंध, डॉक्टर ताहिरुल कादरी और समा टीवी, हम लाइव आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, जिसमें आपने एक अच्छा किरदार अदा किया कि मामलात को बातचीत के ज़रिए किसी डगर पे डाला और मामला सुलझ गया। जो 4-6 घंटे से दुनिया में फंस रही थी किसी जगह पे पहुंच गई। इसके ऊपर कुछ तबसरा तो फरमाइएगा कि आज हुआ क्या, जहाज़ इधर से उधर ले गए, ये काम यहीं कर लेते या दुबई में ही डिस्कस कर लेते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि सहाफ़त की दुनिया में जो चंद क्रेडिबल नाम हैं जो किस्म की जर्नलिज्म को
फ़रोग़ दे रहे हैं उनमें आपका शुमार होता है। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो कुछ इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रहा है इसकी एक बैकग्राउंड है। आज पाकिस्तान के अंदर सबको इख्तलाफ हो सकता है, हर एक को इख्तियार भी है। ये वो मुल्क है जिसके अंदर 13 साल तक जो है इस मुल्क के अंदर करप्शन के नए से नए रिकॉर्ड रकम किए गए। इस मुल्क के अंदर जो प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स थे उनके अंदर करप्शन की दास्तानें सामने आई। इस मुल्क के अंदर जब 1998 के अंदर 99 के अंदर सरप्लस बिजली थी और फिर 13 साल जो है वो बिजली जो है उसका इतना ज़्यादा उसको पैदा करने की कोशिश ही नहीं की गई कि यही मुल्क अंधेरों में डूब गया। इस बैकग्राउंड में जब 2013 का इलेक्शन होता है, जब मुल्की खजाना खाली होता है, जब पाकिस्तान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है, दुनिया यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, तो एक साल के अंदर इस मुल्क के अंदर चाइना 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, टर्की यहां पर कंपनीज को लेकर आता है, यहां पर सऊदी अरब आता है, यहां पर जर्मनी आता है, यूके आता है, आप नाम लें, बेतहाशा लोग और दुनिया जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आती है। आज इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जब शुरू होते हैं तो एक करप्शन का जो है स्कैंडल सामने नहीं आता और नंदीपुर जैसे बदनामे जमाना प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होने से चाइना का एतमाद पाकिस्तान पर बहाल होता है। तो आज राना साहब आज के वाकयात पे आ जाएं, ये तो आपके मलिक साहब परफॉर्मेंस की होगी, ये दोबारा किसी प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे, आपको शाबाशी इस पे भी दे देंगे। आज तो मैंने आपको शाबाशी दी है कि आपने क्रूशल लिंक बने थे उस झगड़े को मुकाने के लिए, उस पर मैंने आपको अप्रिशिएट किया। पहले दो चीजें डिस्कस करनी है, आज आपने प्लेन क्यों डाइवर्ट किया और फिर मुझे पूछना है कि आपने बंदे क्यों मारे पंजाब में। पहले ये बता दें कि आज प्लेन क्यों डाइवर्ट किया। पहली बात तो यह है कि जो प्लेन है सर, हमने बारहा रिक्वेस्ट की ताहिरुल कादरी साहब से भी, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी, कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इसके ऊपर मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस भी हैं और एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस भी हैं और ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। अगर आप यहां पर अपना उतरना छोड़कर कहीं और आ जाएं तो ये सबके लिए बेहतर होगा। हम आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी से नहीं रोकते, लेकिन मसला जो है एक तो ये था और दूसरा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ चल रहा है। हमने इनसे कहा था कि आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है, इस वक्त कौम को यकजा नजर आना चाहिए, यक आवाज नजर आना चाहिए। किया था राना मशहूद साहब, हुकूमत के बिहाफ के ऊपर किसने राब्ता किया था डॉक्टर ताहिरुल कादरी से? ताहिरुल कादरी साहब को हमने, आपने अगर देखा होगा कि हमारी एक्सटेंसिव मीडिया कैंपेन थी, क्योंकि इन्होंने जो वो वाकया हुआ था उसमें 13 जाने नहीं है, उसमें 9 राना साहब वो जो पेड कमर्शियल्स हैं, पेड कमर्शियल्स छोड़ दीजिए, मैं पेड कमर्शियल्स के वैसे ही मुखालिफ हूं क्योंकि आप मेरे टैक्सों के पैसों से इश्तहार चलाते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपने पोलिटिकल लोग हैं ना, इंगेज आज आपने किया, मसला हल हो गया। मैं आपको दोबारा शाबाशी दे रहा हूँ। देखिए लाइव प्रोग्राम में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे और मसला हल हो गया था। आपने क्या उनसे पहले इंटरेक्शन की कोशिश की? कनाडा में, दुबई में, लंदन में मुलाकात कोशिश की कि उनसे डिस्कस करते कि भाई आप सीधा लाहौर आ जाओ, क्यों जा रहे हैं इस्लामाबाद? जब ये वाकया मॉडल टाउन वाला हुआ, वो अफसोसनाक वाकया हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद कैबिनेट की जब पहली मीटिंग हुई, वहां पर हमने 3 रुकनी वजारती कमेटी बनाई और उसको भेजा। हमने कहा कि हम मिनहाजुल कुरान जाना चाहते हैं, हम उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने ये पैगाम वहां पर भेजा, वहां से इनकार आया। हमने फिर पैगाम भेजा कि हम आपके साथ बैठकर इस मुसीबत की घड़ी में वो 9 लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनके लवाकीन से भी अफसोस करना चाहते हैं। उसके ऊपर भी इनकार आया। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम इस इशू के ऊपर जो है ताहिरुल कादरी साहब से बात करना चाहते हैं, उस पर भी इनकार आया। और मैं उसके बाद फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। हमने फिर थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बात कही कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डिफाइनिंग मूवमेंट है। इस वक्त जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है, इसके ऊपर कौम को यक जुबान होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी फौज के पीछे आपने हमारे टैक्सों का पैसा इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर मैं मोतरेज हूँ, मुझे इतराज है उसके ऊपर। आपको वैसे मैसेज दे देते, अच्छा था हम वैसे ही चला देते। आपका अभी भी इंटरव्यू हो रहा है, तो आपने हमारे टैक्सों का काफ़ी पैसा जो था वो टीवी और एड कैंपेन में ज़ाया किया। ये फरमाइएगा कि लाहौर में मिनहाजुल कुरान के ऊपर जब आप वो मस्मार करने गए थे, रुकावटें, फायर का ऑर्डर किसने दिया था? मैं इसका जवाब चाहता हूँ। नदीम मलिक साहब, मैं आपके प्रोग्राम्स पिछले भी देखता रहा हूँ। एक चीज़ को जेहन में रखिएगा, पिछले चंद दिनों से मीडिया PMLN को एज ए विलन बनाकर दिखाना चाह रहा है। 2 चीज़ें जेहन में रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज़ जो हम बड़ी ओपनली मान रहे हैं,
कि यहां पर एक लैप्स मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को आखिरी वक्त तक अंधेरे में रखा गया। इसके ऊपर हमने इतना बड़ा कदम उठाया कि हमने यहां पर जो जुडिशियल कमीशन है इसके साथ साथ JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसका मुतालबा रखा राना मशहूद साहब, किसने अंधेरे में किसने रखा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को? ये मैं जो बता रहा हूं ना, जो लैप्स हुआ इसके ऊपर अब इसका तयन हो रहा है आज के दिन तक जो है हमने, इसीलिए मेरी अगर आप बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, इंटरप्ट करूंगा दोबारा, यहीं से आते हैं। परवेज इलाही साहब मिनिस्टर ऑफ पंजाब और पाकिस्तान के नायब वजीर आजम भी रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के रहनुमा परवेज इलाही साहब हमारे साथ हैं। परवेज साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दो वाकयात डिस्कस करने हैं। एक तो आज हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि मुसालिहत का अमल आगे चले, उसमें राना मशहूद साहब ने भी कलीदी किरदार अदा किया, चौधरी शुजात साहब ने भी बातचीत की, आपने भी कोशिश की, सब ने मिलकर कोशिश की, मसला हल हो गया। फायर का ऑर्डर ये एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है जिसमें पाकिस्तानियों की जानें गई और 40-50 बंदे गोलियां खा के सीनों में पड़े हुए हैं। ये कैसे फायर का ऑर्डर? आप चीफ मिनिस्टर थे तो अगर कहीं गोली चलानी पड़ती थी तो पुलिस वाला खुद गोली चलाता था या कैसे होता था मामला? सवाल ही नहीं पैदा होता इस तरह हो, बल्कि जो गोली चलाने का ऑर्डर है वो बगैर चीफ मिनिस्टर की इजाज़त के नामुमकिन है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनको अपनी नौकरी और वर्दी बड़ी अजीज होती है। ये बगैर सोचे समझे ही कई कर लेते हैं गलतियां, वो तो अलग बात है, लेकिन इतनी बड़ी जो बात है फायर करना, किसी की जान देना या पुलिस मुकाबले में जान लेना, जिस सिवाय चीफ मिनिस्टर के और कोई नहीं इसका ऑर्डर दे सकता। अच्छा, एक चीज आप बताइएगा, सुबह मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने इसकी मुखालफत की थी। मेरे जहन में एक वाकया आता है लाल मस्जिद ऑपरेशन का। लाल मस्जिद ऑपरेशन जब खत्म हुआ तो अंदर से कोई बंदा जिंदा बाहर नहीं था निकाला गया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, हो सकता है फौज के अंदर बहुत से लोग मेरे से खफा हो जाए। मैंने उनसे सवाल किया कि भाई जो लोग अंदर छुपे हुए थे, आप टांगों वांगों पे उनकी गोलियां मारते, उनको जख्मी करके पकड़ लेते, सारों को ही आपने मार दिया। तो यही मेरा सवाल इनसे है कि सीधी सीनों, गर्दन और सर में गोलियां मारना ये तो तरीकाकार नहीं होता। वहाँ कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, आप टांगों पे गोलियां मार लेते अगर कोई मुंतशिर करना था लोगों को। मैं गया हूँ हॉस्पिटल खुद, और नदीम मलिक साहब मैंने आंखों से देखा है 100 बंदा जख्मी था और सबको सीधी गोलियां मारी हैं, सीधी गोलियां मारी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? जो शहीद ये किसने किया? ये सूबे का हेड कौन है? शहबाज शरीफ साहब। लेकिन लगता नहीं परवेज साहब, आप भी चीफ मिनिस्टर थे, कभी आपको लगता है कि सियासी आदमी ऐसा हुक्म दे सकता है? मेरा दिल नहीं मानता शहबाज शरीफ साहब से, मैं खुद भी कहता हूँ कि तहकीकात हो, लेकिन दिल नहीं मानता कि वो ये बात कहेंगे कि जाओ गोलियां मारो। मुझे बताया ना कौन सा कल का काम हो रहा है, और ये जो सारा इन्होंने खामखा का ड्रामा रचाया हुआ था, तो उनको आने देते हैं आराम से और सुकून से, ना इतने कारकुन जख्मी होते, ना इतनी इनको खुद भी मुसीबत ना पड़ती, तो आराम से ये जाने देते। और इनको किसने कहा था कि उनके घर के ऊपर हमला कर दें और 20 लोगों को मार दें और 40 को जख्मी कर दें? किसने कहा था इनको? मेरे साथ परवेज साहब 1 मिनट आप रुकिएगा जरूर। मैं ये बात राना साहब से पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वो सवाल है जो अभी तक मेरी समझ में वाकईतन नहीं आया, क्योंकि मैं तवक्को नहीं करता किसी सियासी आदमी से कि वो अपने ही लोगों, अपने सूबे के लोगों के ऊपर खुद चीफ मिनिस्टर गोली का हुक्म दे दे। राना साहब आप इसका क्या जवाब देते हैं? देखें, दो चीजें जेहन में रखिएगा कि पहले तो अमवात जो हैं वो 9 लोगों की हैं, और इसके बाद फिर ये जो गोली के ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड की बात है। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि पहली दफा है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसको बनाया गया है, जिसमें ISI, MI, IB तमाम एजेंसीज को डालकर, ताकि ये चीज का तयन हो सके कि हुआ क्या है उस वक्त। और एक चीज और जेहन में रखिएगा कि पिकेट बिल्कुल गलत बात थी, वहां पर जाना हुकूमत से इजाजत ली जानी चाहिए थी। ये जो भी ऑपरेशन हुआ, जितने वहां पर जर्नलिस्ट मौजूद थे वो ये भी कहते हैं कि गोलियां पहले अंदर से चलना शुरू हुई और बेतहाशा गोलियां चली। मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जुडिशियल कमीशन भी अब राना साहब वो कौन सा जर्नलिस्ट है, किसी का नाम लीजिए, मैं अभी उसे फोन पे ले लेता हूं, क्योंकि मेरी अपनी टीम की रिकॉर्डिंग है मेरे पास समा की, वो मेरे पास रिकॉर्ड है सारा कि वो गोली किधर से चल रही थी। मैं कहते हैं तो अभी दोबारा लाइव फुटेज चला देता हूं, पूरा हमारी DSI 24 आवर वहीं डिप्लॉयड थी। JIT जो है मेरी अब सुन लीजिएगा, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसकी भी जो इंक्वायरी है वो भी हो लेने दें।
सारा दूध का दूध और पानी का पानी कौम के सामने आ जाएगा। एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो बात मैंने पहले की थी, हमने आज तक जो है इस मुल्क के अंदर हमारा माजी देख लें, हमारा हाल देख लें, ये वो जमात है जिसका चीफ एग्जेक्टिव इंसाफ के हसूल के लिए अपने दामाद को हथकड़ियां लगा देता है, और फिर ये उन्होंने बरमला इजहार किया कि अल्लाह ताला इस तरह का वक्त किसी बाप के ऊपर लेकर ना आए। ये वो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस है जो सूबे के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए मेरिट के ऊपर। अच्छा, मैं परवेज साहब की तरफ दोबारा आऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, परवेज इलाही साहब जी। नदीम मलिक साहब, खुदा का खौफ ये करें, क्या कर रहे हैं बात जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और क्या बात कर रहे हैं कि क्या सबूत होने हैं, और ये खुद ही अपने बनाए हुए कमीशन का मजाक उड़ा रहे हैं, और पहले ही फैसले करके पहले इन्होंने FIR 3000 लोगों के खिलाफ मर्डर केस की कर दी, फिर खुद ही एक दिन में 24 घंटे बाद कहा जी कि कोई सबूत नहीं है। तो ये मजाक इन्होंने बना रखा है कमीशन को भी। और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन क्या टीम हो सकती है? सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कौन गवाही देगा? तो आप क्या मुतालबा करते हैं परवेज साहब, आप क्या मुतालबा करते हैं? जब तक ये इस्तीफा नहीं देते चीफ मिनिस्टर साहब, इंसाफ नहीं मिल सकता। और ये नाहक खून जो इन्होंने बहा है, उन लोगों को, उनके लवाहिकीन को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि गवाही नहीं देनी किसी ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। आपका मुतालबा आज भी, इसी मुल्क में रहते हैं परवेज साहब, आज आपका मुतालबा आज भी यही है कि फिर ये शहबाज साहब जो है पहले मुस्ताफी हो और फिर तहकीकात हो? 100% तभी इंसाफ होगा। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं। ये मुझे बहुत लोगों ने ट्विटर के ऊपर क्वेश्चन भेजा है और मैं कोशिश कर रहा हूं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इसका खुद जवाब दें। उन्होंने कहा कि इंकलाब लाने आए थे और बुलेट प्रूफ कार में बैठ के एक फॉर्मर ब्रिटिश MP के साथ रवाना हो गए। तो इंकलाब ऐसे आता है, महफूज तरीके से गोली ना लगे और वहां से जहाज से उतरे, बुलेट प्रूफ कार में बैठे और गवर्नर के साथ रवाना हो गए। तो ये इंकलाब तो नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि ये गवर्नर के साथ नहीं बैठे, बल्कि मेरे साथ बैठे, और गवर्नर साहब भी मेरे साथ बैठे। और अरे आप भी तो तगड़े आदमी हैं, आप कौन से मेरे जैसे गरीब आदमी हैं? परवेज साहब, आप भी तो तगड़े आदमी हैं, पंजाब में गुजारते हैं आपके पास ही। नहीं, सबसे ज्यादा जो खतरा ये था कि जो दहशतगर्द राना सनाउल्लाह जिनको पैट्रोनाइज नहीं, लेकिन मुझे इंकलाब का बताइए। वो इन्होंने नहीं, वो इंकलाब का क्या है? इंकलाब ऐसा है जिनको इन्होंने पाल रखा था, और ताहिरुल कादरी साहब ने उनके खिलाफ फतवे दिए थे, ये तो रिकॉर्ड चीजें हैं। तो उनको खतरा उन्हीं से ज्यादा था, क्योंकि ये इस्तेमाल करेंगे ताहिरुल कादरी साहब, जो उनके घर हमला कर सकते हैं। ये आप सियासी लोग हैं परवेज साहब, आप भी और चौधरी शुजात साहब भी। चौधरी साहब के साथ तो मेरी बड़ा वो इज्जत वाला मामला है, एहतराम वाला मामला है, लेकिन ये आपको भी पता है कि ये इंकलाब जो है वो बुलेट प्रूफ कार में बैठ के नहीं आता, उसके लिए सीने पे गोली खाते हैं, सीने पे। बुलेट प्रूफ कार का अगर डर हो ना फिर नहीं इंकलाब आता। नहीं, ये वक्त आ जाएगा, आप देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, और किसी को कोई घबराहट नहीं है, किसी को कोई घबराहट। अरे भाई, वो जहाज से ही नहीं उतरे जब तक उन्होंने कहा बुलेट प्रूफ कार नहीं आएगी। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वो फौज से सिक्योरिटी मांग रहे हैं, आप खुद अंदाजा करें। इनके होते हुए, अपनी गवर्नमेंट के होते हुए खुद सिक्योरिटी वो मांग रहे हैं आर्मी से। कमर कायरा साहब, आपको सलाम भी कह रहे हैं और आपसे कुछ बात। मैं छोटी सी गुजारिश करता हूं, मैं अर्ज करता हूं मलिक साहब, इनकलाब में यकीनन कुर्बानियां दी जाती हैं, और ये ताहिरुल कादरी साहब का वो इनकलाब, जो सुर्ख इनकलाब की आप बातें कर रहे हैं, वो नहीं है। ये पुरअमन इनकलाब की बात है जो नहीं होता दुनिया में। लेकिन एक बात याद रखिए कि इनकलाब हो या न हो, क़यादतों को हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है। क़यादतें जो इनकलाब की भी क़यादतें रही हैं, चेयरमैन माओ को भी प्रोटेक्ट किया गया था, कारकुन शहीद हुए थे। इसी तरह फ्रांस के इनकलाब में भी लीडरशिप को प्रोटेक्ट किया गया था। दुनिया के सारे इनकलाबों में प्रोटेक्शन लीडरशिप को दी जाती है, क्योंकि उन्होंने सारे सिस्टम को लीड करना होता है। ये जरूरी नहीं होता कि वो सबसे आगे खड़े होकर गोलियां खा रहे हो। जर्नैल कभी जहाज पे जाता हुआ या महाजे जंग के ऊपर फ्रंट पे खड़ा होकर लड़ाई नहीं लड़ता, वो पीछे बैठ के लड़ाता है। ये मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। जर्नैल को तो फ्रंट लाइन पे खड़ा होना अलाउ ही नहीं होता। नहीं, ये मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। दूसरी गुजारिश है, ये बड़ा, ये हम हालात से या फैक्ट्स को बिल्कुल दूसरी तरफ ले गए हैं। अर्ज ये है कि क्या ताहिरुल कादरी साहब को इन हालात में जो उनके साथ हुए, पहले उनके लाहौर में लोग कत्ल हुए, उसके बाद उनका त्यारा डाइवर्ट कर दिया गया, क्या उनको शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम पे एतबार करना चाहिए? आपकी क्या राय? क्या वो कर सकते हैं? शुड ही ट्रस्टेड?
शहबाज साहब से तो उन्हें इतबार नहीं होगा, क्योंकि मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। जिस तरीके से 12 लोग मारे गए थे ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन वो कह रहे थे फौज आके मुझे लेके जाए, फौज के ऊपर इतबार था। देखिए बात क्या है, अगर वो लाहौर में उतरे हैं और उनका त्यारा जबरदस्ती डाइवर्ट कर दिया गया है और वहां पे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, जिनके और उनके साथियों के हुक्म पे वहां कत्लेआम पहले हो चुका, उनको खदशा है और वो कहते हैं कि जी मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी ला के दी जाए, उनकी गाड़ियां क्योंकि इस्लामाबाद, मैं उनका वकील नहीं हूं जी, ये आपके क्योंकि आर्गूमेंट में मैं देख रहा हूं कि हमारा मीडिया एक अजीब सी गुफ्तगू कर रहा है जो हकायक के मुताबिक नहीं है। क्यों, किसने त्यारा डाइवर्ट किया? वो है हुकूमत वक्त ने अगर त्यौहार, वो तो राना मशहूर साहब जवाब देंगे ना। लेकिन अगर त्यारा डाइवर्ट किया तो ये हर मुसाफिर का हक होता है। मुझे भी अब 2 मिनट चाहिए। छोटी सी गुजारिश, अगर त्यारा डाइवर्ट हुआ था तो त्यारे को छोटी सी बात मुझे कर लेने दीजिए, अगर त्यारा डाइवर्ट हुआ था तो कादरी साहब समेत उसके तमाम मुसाफिरों का यह हक है कि वो त्यारा 10 घंटे 10 दिन खड़ा रहे, जब तक वो वापस उस मंजिल पर नहीं पहुंचाता वो त्यारा जा नहीं सकता। परवेज लाई साहब किसने किया? परवेज लाई साहब जी जी, कायरा साहब ठीक फरमा रहे हैं, उन्होंने ठीक बात की। कायरा साहब नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, पहली दफा नहीं किया उन्होंने त्यारे को, पहले घुमाए रखा जब परवेज मुशर्रफ साहब थे त्यारे के। परवेज साहब जब शहबाज शरीफ को वापस भेजा गया था उस वक्त आप चीफ मिनिस्टर थे, ये भी हाँ मैंने भेजा था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब 10 साल का एग्रीमेंट करके गए थे आपसे। सऊदी गवर्नमेंट ने इनको रिसीव किया था। परवेज साहब आपसे तो एग्रीमेंट नहीं था ना, आप तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थे। नहीं, एक मिनट मुझे बात, सॉरी मुझे मुकम्मल कर लेने। आप मलिक साहब मेरी बात की तरह सुन लीजिएगा। तो जो अब क्राउन प्रिंस हैं मुकरम साहब, वो उस वक्त चीफ थे उनकी इंटेलिजेंस के, खुद आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो कागज दिखाया जिसमें दस्तखत थे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब के सारी फैमिली के, कि इन्होंने एग्रीमेंट किया है 10 साल का, उस एग्रीमेंट के तहत मैं इनको वापस लेने आया हूँ और उनके हवाले किया। परवेज साहब आप तो सियासी हुकूमत थे, आपने शहबाज को उठा के वापस जहाज में डाल दिया। प्रिंस मकरन तो लेके इसलिए चला गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ एक जर्नल से बैठे हुआ एग्रीमेंट था, 2 गवर्नमेंट का एग्रीमेंट था, और सऊदी गवर्नमेंट ने अपना जो उनका वादा था वो उन्होंने हमेशा निभाया, पूरा किया। ये हमेशा वादा खिलाफी करते हैं, हमेशा एग्रीमेंट करके भाग जाते हैं। चले एक ब्रेक ले लूं राना मशहूर साहब, आपसे ब्रेक से वापसी पे जवाब लूंगा, ब्रेक पहले बहुत लेट हो, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापसी पे सबसे दोबारा जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। राना मशहूर साहब, जब आज ताहिरुल कादरी साहब मिनहाज चले गए तो उनके मुतालबात में एक जगह एक ये भी पॉइंट शामिल था कि जो उनकी डिस्ट्रॉय की गई हैं सारी वो पिकेट्स वगैरह, उसको रिस्टोर किया जाएगा। और एक पुलिस का डॉक्यूमेंट उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था, उसमें मैंने पढ़ा तो पंजाब पुलिस, वही मॉडल टाउन पुलिस ने लिखा हुआ था कि आप सीमेंट के ब्लॉक लगाएं या रुकावट खड़ी करें, स्कैनर लगाएं क्योंकि यहाँ खतरा है आपको, कोई सुसाइड अटैक हो सकता है, कैमराज लगाएं, गाड़ी को नीचे से देखें। वो लंबा डॉक्यूमेंट था, कोई 20 उस पर नुकात रखे हुए थे। तो पुलिस वाले तो खुद उनसे एडवाइस कर रहे थे कि भाई अपनी सिक्योरिटी ठीक करो, आप तबाह करने क्यों चले गए? पहली बात तो यह है मलिक साहब, मुझे काइंडली अब 3 मिनट, क्योंकि जितनी बातें मैंने सुनी है मैं इनको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब के बारे में, जो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में परवेज इलाही साहब ने बात की है, राना सनाउल्लाह साहब जमहूरियत की शान है। राना सनाउल्लाह ने जमहूरियत की मजबूती के लिए कुर्बानियां दी हुई हैं, और परवेज इलाही साहब को राना सनाउल्लाह साहब की शक्ल इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जब ये आमिर की गोद में बैठे थे इनको शीशा दिखाते होते थे। दूसरी बात इन्होंने की कि शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा क्यों नहीं देते, चौधरी परवेज इलाही साहब ने उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया था जब मुक्के लहराने वाला इस्लामाबाद में खड़े होकर, जिस दिन कराची में 42 लाशें गिरी थी, उनके साथ स्टेज पे बैठ के सीने फुलाकर ये सारे बैठे हुए थे। उस वक्त अकाउंटेबिलिटी किधर थी? जब जामा हफ्जा का अंदोनाक वाकया हुआ था उस वक्त हुकूमत ने इस्तीफे क्यों नहीं दिए थे? और ये एक ऐसे शख्स से इस्तीफे की बात करते हैं जिसने सारी उम्र बेकसों और बेनवाओं का सहारा बना है। और इसके साथ यहां पर मौजूद जो अभी बात हुई, यहां पर मैं आपको उसका भी जवाब देना चाहूंगा कि यहां पर कहा गया कि जर्नैल जो है वो लोगों को लड़ाता है, खुद पीछे रहता है। ये बुजदली की जो दास्तानें हैं ये कौम ने नहीं सुननी। ये कौम इसलिए नहीं है कि इनकी लाशों के ऊपर सियासत की जाए, इनको मौत के मुंह में मौत की घाट उतरवाया जाए। आप इस वाकये से पहले ताहिरुल कादरी साहब के आने से पहले उनके ट्वीट्स पढ़ें, उनकी तकरीरें सुने।
वो कौम को इंसाइट कर रहे हैं, वो कौम को ये कह रहे हैं कि तुम ना कानून को मानो ना आइन को मानो, तुम निकलकर इस मुल्क के तमाम ज़ाब्तों को तोड़ दो, तुम इस मुल्क में जिस जमात को, जिस हुकूमत को मैंडेट मिला है उस मैंडेट को ना मानो। आज इस्लामाबाद की सड़कों पर जो लाकानूनियत का मुजाहरा हुआ, जो पुलिस के जवानों को जिस तरह जख्मी किया गया, क्या ये इस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं? जब वो पाकिस्तान तरक्की की रास्तों पे चल पड़ा है, आज इनको नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो मेरिट की बात करते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आप लेकर जाने की बात करते दोबारा हैं। बनाएंगे जाके 24 घंटे में उन्होंने कहा था वो तमाम चीजें जो आपने तोड़ी हैं दोबारा बना के दें, दोबारा बनाएंगे? अब आप पहली बात यह है कि हमारे साथ बैठकर जो बात करेंगे, जो आइन और कानून की बात है, जो ज़ाब्ते की बात है, जो इनके साथ अगर कोई ज्यादती हुई है, हम बिल्कुल उसके ऊपर जाकर इनके साथ इनकी वो तमाम चीजों को पूरा करके देंगे। हमारा किसी से अना का मसला नहीं है, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी के हक में हैं। जवाब दे देना जी, ये तो बड़ी जनरल स्टेटमेंट हो जाएगी। मुझे पिकेट का जवाब दे दें। वो जो बैरियर थे वो आपकी पुलिस वाले मॉडल टाउन पुलिस थाने का, मेरे पास वो अभी भी कॉपी है। मैं ऑन एयर प्रोड्यूसर से कह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर साहब वो डालिएगा जरा ऑन एयर। आप वो दोबारा उन्हें बना के देंगे कि नहीं देंगे, ये बता दें पहले। मलिक साहब अगर वो कायदे और कानून के मुताबिक है उसको बना के देंगे। फर्क क्या है कि यहाँ पर जाती मलेशिया खड़ी हुई है, वहां पर लोगों का रास्ता रोका हुआ है। अगर आपको याद हो 3 दफा मॉडल टाउन में शरीफ बरादरान के घरों के बाहर और बच्चों के घरों के बाहर भी बैरियर्स लगे हुए हैं, वो कायदे और कानून के मुताबिक हैं, तो वैसा ही बैरियर उधर भी लगा दीजिए। उसके ऊपर नहीं मलिक साहब, फर्क है। फर्क यह है कि उसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हुई, वहां पर रेजिडेंट एसोसिएशन पेश हुई, वहां पर बैठकर सारी बात हुई, वहां पर जो सिक्योरिटी है इन बैरियर्स पर जो है सरकारी सिक्योरिटी खड़ी है। यहां पर जाती मलेशिया खड़ी है जो अपनी पसंद नापसंद पर आने जाने देती है। हम इसकी बात भी नहीं करते, सिक्योरिटी होनी चाहिए। हम इनके साथ बिल्कुल बैठकर जो इनके राना मशहूर साहब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, फिर मैं कायरा साहब की तरफ आऊंगा। कितनी पुलिस है पंजाब की जिसको आपने डिप्लॉय किया हुआ है शरीफ फैमिली की सिक्योरिटी के लिए? मुझे एक्चुअल नंबर चाहिए इस प्रोग्राम के जरिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दूसरे फैमिली मेंबर्स, टोटल पंजाब पुलिस के कितनी तादाद है? एक नंबर सुजेस्ट करता है कि 2000 पंजाब पुलिस के एक्टिव हाजिर सर्विस जो जवान हैं वो ड्यूटी के ऊपर है। मलिक साहब फ्रैंकली मुझे ऑफ एंड तादाद का नहीं पता है, लेकिन ये दावे के साथ उससे कम होगी जो पिछले हुक्मरानों के साथ और उनके बच्चों के साथ और उनके साथ फिरती रही है। इस वक्त वी आर एट स्टेट ऑफ वॉर। इस वक्त हमारे मुल्क में तखरीब खारों के खिलाफ जंग हो रही है जिसका हमारे शहरों पर आ रहा है। आपकी हुकूमत में कितनी होती थी वजीर आला के साथ? 2000 से ज्यादा होती थी? 2500 होता था? मलिक साहब, ये कुछ बातें हैं सच्ची बोलनी चाहिए, कड़वी होती है, मैं सामने करूंगा जी, मैं छुपाऊंगा नहीं कुछ, लगी नहीं होनी चाहिए, लगी लिप्टी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ छोटी सी गुजारिश मुझे कर लेने दीजिए। राणा साहब ने कहा कि ये बुजदिली की बातें नहीं होंगी। सारी दुनिया के जर्नैल तो पीछे बैठ कर लड़ाइयां लड़ाते हैं। राणा साहब का मुझे पता नहीं वो कौन सी बहादुरी और गैरत की बातें कर रहे हैं। मैंने तो ये हकायक बयान किए हैं। अगर आप हिस्ट्री का मुताला करेंगे तो हिस्ट्री ये बयान करती है। बाकी वो ज्यादा तगड़े लोग हैं, मैं जरा कमजोर आदमी। चीफ मिनिस्टर पंजाब वैसे एक्टिव हैं। सैलाब के दिनों में मैंने देखा था एक जगह मोटर बाइक पे चले गए थे। मेरी गुजारिश सुन लीजिए मलिक साहब, देखा होगा, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैं अब क्या कहूँ, मैं उसको ड्रामा कहूँ फिर भी बुरी बात है, लेकिन एक गुजारिश मुझे ये करनी है कि क्या शहबाज शरीफ साहब, क्या हमजा नवाज साहब, क्या हमजा शहबाज साहब, क्या नवाज शरीफ साहब के बरखुरदार, क्या बाकी लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में नहीं घूम रहे? क्या नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम नहीं थे उस वक्त भी उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी सरकारी नहीं थी? क्या उस वक्त भी उनके पास उसके पास सैकड़ों की तादाद में उनके पास उस वक्त भी पुलिस के स्क्वाड नहीं थे? अगर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग ली तो क्या ये बुजदिली है? तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों कर रहे हैं? बुलेट प्रूफ गाड़ी मांगना क्राइम नहीं है। नहीं, क्राइम नहीं है, बुजदिली नहीं है। हालात के मुताबिक अगर उन्होंने मांगी है, मैं उनका वकील नहीं हूं यार। दूसरी बात यह है सिक्योरिटी मांगना भी बुजदिली नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन हालात में, और ये याद रखिए कि पंजाब के हुक्मरान और मुस्लिम लीग आज मजबूरी के आलम में इस ऑपरेशन में गए हैं, वरना आपके यहाँ बैंड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे और आपने तालिबान के साथी बनने का फैसला किया है। याद रखिए, इसलिए कि ताहिरुल कादरी ने तालिबान के खिलाफ खुल के फतवे दिए हैं, खुल के उनकी मजम्मत की है। ये बात ऐसे नहीं फेंक देनी चाहिए। दो चीजें लैदा कर लेते हैं। मैं उसको छोड़ दीजिए, मैं उनका वकील, उनके अपने साथी आके बैठ के बातें करें। लैदा कर लेते हैं। मुझे सियासी लोगों के इज्तिमा के ऊपर और प्रोटेस्ट के ऊपर बिल्कुल इतराज नहीं है, हक है, ये एक जमहूरी माशरे का हिस्सा है। जिस चीज के ऊपर मुझे इतराज है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी से भी करता हूँ,
वो कहते हैं मैं आइन को नहीं मानता, मैं निज़ाम को नहीं मानता, यहाँ पे मैं मोतरज़ हूँ। मेरा ख्याल है कि आप निज़ाम को ठीक करने की तो बात कर सकते हैं, जर्नैल को दावत देने की बात नहीं कर सकते। ये मेरा इतराज़ है। देखें ना, अगर कादरी साहब जर्नैल को दावत देंगे तो राना मशहूद साहब से पहले मैं उनके सामने खड़ा हूँगा। बिल्कुल, अगर डेमोक्रेसी को कोई डिरेल करने की सोचेगा तो हमने डेमोक्रेसी के लिए अपने खून के नजराने दिए हुए हैं, हम उसको डिरेल नहीं होने देंगे। लेकिन मलिक साहब, एक बात हमें याद भी रखनी चाहिए कि एक तरीकाकार है दुनिया में। वो जमातें जो पार्लियामान में होती हैं, मुस्लिम लीग कल पार्लियामान में थी ना, हमारे खिलाफ वहां बैठ के बातें कर सकती थी। शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पंजाब के अंदर हर शहर में गाड़ियां जलवाई, जुलूस निकलवाए, पंप जलवाए, वापडा के दफातर जलवाए, लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस निकालते हुए खुद बैठते थे जाके मीनारे पाकिस्तान में। वो तो अच्छा करते थे। देखिए ना, बात यह है, आपको एहसास दिलाते थे बिजली। लेकिन बात यह है मलिक साहब कि अगर वो जुलूस निकालना दुरुस्त था तो आज तो जुलूस पुरअमन रहा। उस जुलूस ने तो कुछ नहीं करना था। ये तो वायलेंट तब हुआ जब, और मैं याद रखिए, मैं आज इस प्रोग्राम जहाज क्यों डाइवर्ट किया गया ये नहीं समझ आई बात। देखिए, ये तो ताकत का जोर है ना भाई, सिंपल बात है। और ऊपर से तमस्कर ये है, हंसी की बात ये है कि कौम को तमस्कर बनाया जा रहा है कि जी तारुल कादरी साहब ने 10 घंटे जहाज अगवा किया रखा। अरे भाई, जिस एयरलाइन में मैं बैठ के जाता, आप जाते हैं, वो जहाज डाइवर्ट हो जाता है। वो जहाज उस वक्त तक वहां खड़ा रहता है जब तक आपको वापस अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचाता। अगर मैं उस जहाज पे होता तो मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ हाईजैकिंग का पर्चा करता कि आपने मेरा। लेकिन एक बात जो अहम है ना, अहम समझने वाली है, वो ये है कि इनका प्रॉब्लम क्या है। इनको चाहिए अपने उस प्रॉब्लम को दूर करें। वो ये है कि ये अप फ्रंट होके, ये सामने आके पॉलिटिकल विजन और पॉलिटिकल लीडरशिप चीजों को नहीं राना मशहूद साहब, आज ये इंतजामिया के पीछे। मलिक साहब, एक आखिरी बात, हेलीकॉप्टर से ले जा सकते थे, एक छोटी सी बात, आपने काम क्यों किया? एक आखिरी बात, इसका सवाल राना साहब से लेते हैं ना कि ये क्यों इंतजामिया के पीछे छुप जाते हैं। एक बंदे ने, एक सिंध के गवर्नर ने इनिशिएटिव लिया, आपने कराया, दूसरे ने कराया, और वहां पे मामला हल तलब होने लगा। आप आज भी बैठ के उनका तमस्कुर। अच्छा, इसका जो क्रेडिट है मैं ऑन एयर दोबारा दोहरा देता हूँ। राना मशहूद साहब, डॉक्टर इशरतुल अब्बाद, ये मेरे साथ लाइव थे प्रोग्राम में। इन्होंने इंटरेक्ट किया, पंजाब के गवर्नर से बात की, पंजाब के गवर्नर ने फिर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लिया। ये बड़ी अच्छी जब पॉलिटिकल लीडरशिप इनिशिएटिव लेती है तो मामले हल होते हैं। और ये 4 सियासी लोगों ने 2 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन में 1 महीने का जो इसरा इशू चल रहा था वो 2 घंटे में सॉर्ट आउट करके बंदे को गाड़ी में बिठा के ले गए। ये है पॉलिटिकल इनिशिएटिव। और अगर आप इंतजामिया के पीछे छुप जाएंगे, उनको फैसले करने के, तो फिर यही तबाही होगी। चौधरी शुजात साहब ने भी रोल अदा किया, मैं उनका नाम कहने से भूल गया हूँ, जिसका भी रोल है। राना मशहूद साहब, इस पे आपको शाबाशी और गवर्नर को भी शाबाशी है। दे प्लेड वेरी स्मार्टली और उन्होंने एक दूसरे को कॉल करके ईगोज नहीं बनाई। प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल कर दिया, गवर्नर पंजाब को भी कॉल कर दिया, आपने भी इजाजत मांग ली कि भाई कर दें काम, जान छूट जाएगी। राना साहब, ये काम आप पहले भी कर सकते थे। मलिक साहब, बात यह है कि मैं कायरा साहब का बड़ा एहतराम करता हूं, माशाल्लाह बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। लेकिन राना साहब, मैं माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगा, आपको इंटरप्ट करूंगा, रोकूंगा यहाँ आपको भी और कायरा साहब को भी। हमें अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त कॉल कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं से, तो मोहतरम शख्सियत है, पहले जरा उनसे बात कर लें, दोबारा यहाँ आ जाते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाइएगा कि आज का वाकया जिसमें त्यारे को डाइवर्ट कर दिया गया और उसके बाद जो सीन हुआ, उसके ऊपर पहले आप अपना रद्द-ए-अमल दे दीजिए हमें। वालेकुम अस्सलाम। नदीम मलिक साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने मुझे क्या मोहतरम कहा, क्या कहा है, अपने पता नहीं। अरे काबिल एहतराम है आप, हमारे लिए एहतराम से जिक्र किया है आपका। हमारे लिए तो काबिल एहतराम हुजूर, आप भी बहुत काबिल एहतराम है। इतने मजेदार क्वेश्चंस करते हैं आप। और आपको सलाम, आपके सामीन नाज़रीन को सलाम। राना मशहूद साहब और कायरा साहब, कब्रुज़्ज़मा कायरा साहब बैठे हैं, इनको सलाम। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मोड़ना जहाजबाज का वो अच्छी बात है, बड़ी खराब भी बात है, लेकिन समा का किरदार तो नदीम मलिक साहब हमेशा बड़ा मजबूत और पॉजिटिव रहा है। सर समा है ही अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं, हम सारे अच्छे हैं। सिताइश बामी इसी तरह आगे चलेगी सर आज। लेकिन आपका जो इस वक्त टाइटल चल रहा है, इस बार इनकलाब आएगा या फिर होंगे मुज़ाकरात? अगर ये मैं अगर ये इजाजत दें तो कुछ कहूं? जी सर, इसी पे तो आप कहिए कुछ। ये आपने जितना लंबा फिर किया, मुझे लगता है आपको बाद वाली बात जो है वो ज्यादा अच्छी लगी है। इस
इनकलाब आना चाहिए या फिर होने चाहिए या फिर मुज़ाकरात होने चाहिए या होने चाहिए मुज़ाकरात? सर मुज़ाकरात कौन से होंगे, वो डिस्कशन वाले या मुज़ाकरात जो दुनिया टीवी का एक बड़ा अच्छा मजे का प्रोग्राम है वो वाली मुज़ाकरात? अरे मुज़ाकरात बेमाने तो बिल्कुल वक्त का ज़या है और आवाम के साथ। तो क्या होने जा रहा है सर, इंकलाब आने वाला है? कैसे आएगा इंकलाब? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ये सवाल करते हैं कि इंकलाब कहाँ से आएगा। मैंने कहा पता नहीं यार, मुझे किसी गाड़ी में देखो शायद आ रहा हो। ये तो आपने वैसे बात कर दी ना, वैसे सवाल कर दिया जैसे एक बुजुर्ग साहब थे, उनके बेटे का नाम इस्लाम था जी। वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, कहीं गाड़ी जाके स्टेशन पर रुकी, उसको बहुत प्यास लग रही थी, वो गाड़ी सिर्फ चंद सेकंड के लिए रुकी थी। उधर क्या बंद पानी पीने जा रहा हूँ, इधर वो पानी पीने जरा सा गया है, उधर गाड़ी चल गई जनाब। चकाचक चका उसने आवाज लगाना शुरू की, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। वो अपने बेटे को बुला रहा, पूरी रेल ने नारे लगाना शुरू कर दिए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सर यहाँ भी मियाँ इंकलाब साहब हैं, वो किसी गाड़ी से शायद आ जाएं, हम भी कह देंगे मियाँ इंकलाब आ गए। अल्लाह करे इनकलाब आए या मुज़ाकरात हो। अच्छा, हर दोनों सूरतों में जो आज हुआ है, चक्कर लगाए गए जहाज के, बड़े चक्कर लगाए गए, पेट्रोल जाया हुआ, वक्त जाया हुआ। तो सर आप ये जो तैयारे को डाइवर्ट किया गया, आप इसकी मजम्मत करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि जो बाद में हुआ है वो अगर पहले हो जाता उतारते ही तो ज्यादा बेहतर होता। दुरुस्त है। तो अल्ताफ हुसैन साहब, कभी आपने अगर पाकिस्तान आने का सोचा तो उस वक्त भी हुकूमत ने तैयारे को चक्कर ही लगवाने हैं, ये जहन में रखिएगा। आप जैसे एंकर पसंद मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह पहले चक्कर में इंशाल्लाह उतरवा लेंगे। अल्ताफ भाई से अब आपको मौका मिला है, इनसे पूछिए, हम हमारे सीनियर है, हमें पूछना ये चाहिए कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, आपकी क्या असेसमेंट है कि क्या होने जा रहा है? जी अल्ताफ हुसैन साहब। अल्लाह बचाए, अल्लाह खैर करे। मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। तमाम बॉर्डर्स के ऊपर भी खतरात मौजूद हैं और साथ ही हमारी बहुत बड़ी तादाद मुसल्लह अफवाज की शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ नबद आजमा है और ये मुल्क की सलामती और बका के लिए जो मुसल्लह अफवाज दाखिली सूरत हाल में भी बहुत बड़ी तादाद में इन्वॉल्व हैं, कोई बॉर्डर्स की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, तो मुल्क बहुत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। हम किसी किस्म के एडवेंचरिज्म के इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकते। ये संजीदगी का लम्हा है, हमें इंतहाई संजीदा होकर सोचना चाहिए। हुक्मरानों को भी अक्ल के नाखून लेना चाहिए, अपोजिशन हो उन सबको भी मुल्क के हालात देखते हुए सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल बताता हूँ कि मैं आपको बताऊँ, ईमानदारी की बात यह है कि जो 16 जून की रात को हुआ और पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह जुल्म हुआ अवाम पर, तहरीके मिनहाजुल कुरान जो है, जो भी उनकी पार्टी है अवामी तहरीक, उसके कारकुनों पर, खवातीन को मारा गया। जिस तरह, मैं नहीं कहता कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये हर किसी ने अपनी आंखों से हर टेलीविजन पर देखा है। इसकी तो खुद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने मसम्मत की है। सर उसकी तहकीकात कैसे होंगी? क्योंकि एक पार्टी कहती है वो इस्तीफा दें, दूसरी पार्टी कहती है सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाएं और वज़ीर आला अपनी जगह से हट जाएं, इस्तीफा दे दें। क्या आप भी ये मुतालबा करते हैं? मैंने सिर्फ इतना मुतालबा पहले भी किया था, अब भी करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखने की खातिर, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इस वक्त मुखातिब हूँ,
बजरिया समा टेलीविजन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, मैं आपसे बसदे अदब मुखातिब हूं। खुदारा सुप्रीम कोर्ट पर उंगलियां उठना बहुत शुरू हो चुकी हैं। सिर्फ आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स के नोटिस देकर और अब लोगों की आवाजें इस तरह से बुला बुलाकर बंद नहीं कर सकते। क्या अल्ताफ हुसैन साहब, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि वो लाहौर के वाक़े की तहकीकात के लिए खुद से सो मोटो नोटिस ले और कोई 3 रुकनी कमीशन बना दे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का? मैं यही जो आपने कहा है नदीम मलिक साहब, मेरा यही मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान आप अपनी न्यूट्रलिटी को शो करने के लिए खुदारा 3 जजेस पर मबनी ईमानदार एक सुमोटो एक्शन लेकर तहकीकाती फौरन सुमोटो एक्शन लेकर तमाम पुलिस की जो उस वक्त पंजाब की लाहौर में मौजूद आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी सबको बुलाएं। एमआई, आईएसआई के मकामी चीफ जो वजीर आला को बुलाएं या ना बुलाएं सर? वजीर आला, वजीर आजम दोनों को बुलाएं। वजीर आला को भी बुलाएं और वजीर आजम को भी बुलाएं, दोनों से पूछें कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। यकीनन दोनों को बुलाना चाहिए। ये कोई नई रिवायत नहीं है। ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है, ये आपने अच्छा मुतालबा किया है। इसको मेरे ख्याल में इसको और टेकअप करना चाहिए कि वो तलब करें सुप्रीम कोर्ट का कमीशन और पूछे कि गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था। नदीम मलिक साहब, ये कोई नया मुतालबा नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मुंतखब वजीर आजम को घर नहीं भेजा क्या? बिल्कुल। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो लॉ मिनिस्टर पंजाब साथ हैं, वो लीगल आदमी है, जरा उनसे भी एक आपकी इजाजत से जवाब पूछ लें। राना मशहूद साहब जी फरमाइएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने खुद ये कहा था कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इस जुडिशल कमीशन पर मुतमईन नहीं है तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर खुद सुओ मोटो लेना चाहती है तो हम हर तरह की चीज के लिए, हर तरह के ट्रायल के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जो इंसाफ है, जो असल हकीकत है वो कौम के सामने आए। और मैं ये अल्ताफ भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई कमीशन बनता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई सुओ मोटो होता है तो मुस्लिम लीग इसकी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब इसके बारे में कह चुके हुए हैं। बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब। क्लोजिंग रिमार्क्स आपके अल्ताफ हुसैन साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके। मैं राना मशहूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतने अच्छे ख्यालात का इज़हार किया। और देखिए, इस वक्त हमें इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि हम हुकूमत को पछाड़ दें या हम अपोजिशन को काट डालें। ये नहीं, आओ एहतजाज करो आइन के दायरे में रहते हुए, और इस तरह के अफवाज के जो काम है इस वक्त चल रहे हैं उसमें मदाखलत न हो और मामलात आराम, सुकून, इत्मीनान और तसल्ली के साथ, कि आपकी भी तसल्ली हो जाए, मेरी भी तसल्ली हो जाए। अल्ताफ हुसैन साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आपकी ये पॉजिटिव नोट के ऊपर ही मैं इस प्रोग्राम का एंड करूंगा और कायरा साहब से भी रिमार्क्स लूंगा। आपने कहा कि ना ही हुकूमत को पिछाड़ो और ना ही अपोजिशन को काटो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कमीशन वजीर आला और वजीर आजम को तलब करे और आज़ादाना तहकीकात करे। ये पॉजिटिव नोट है, मुझे ठीक लगी है बात।